नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 16 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। हाटू मंदिर तक रोपवे स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा का दौरा किया और स्थानीय लोगों से भेंट कर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने पिछली भाजपा सरकार की 90 करोड़ रुपए की देनदारी सहित सभी देनदारियों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब जरा सोचिए, सरकार इतनी उदार हो गई है कि अब हमारे सेबों के लिए भी सब्सिडी देने के लिए तैयार है। पिछली सरकार की तरह नहीं, जिसने सब्सिडी के पैसे को शायद अपने फिटनेस प्रोग्राम में लगा दिया होगा। अब किसानों को फिर से उर्वरक और कीटनाशक सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे सेब का समर्थन मूल्य अब 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। अगले साल शायद सेब की कीमत बढ़कर इतनी हो जाए कि सेब खाने के बजाय हम उन्हें घर की सजावट में इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष बरसात में आपदा के दौरान राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल करने के लिए पंचायतों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। यह एकदम सही है, क्योंकि बिना सड़कों के आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सेब मंडियों तक पहुंचेंगे जादू से। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नारकंडा क्षेत्र की 173 लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 4,500 रुपए हस्तांतरित किए हैं और शेष आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शिमला जिला में 2,569 महिलाओं को 4,500 रुपए प्रति महिला प्रदान किए गए हैं, जिस पर कुल 1.15 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब आइए असली मजेदार खबर पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाटू मंदिर तक रोपवे स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। अब अगर आप हाटू मंदिर जाना चाहते हैं तो रोपवे से सीधे ऊपर जा सकते हैं। पैदल चलने की जहमत से बचेंगे और हवा में झूलते हुए हाटू माता के दर्शन करेंगे। साथ ही अगर आप पहाड़ों की सर्दियों में आइस स्केटिंग का मजा लेना चाहते हैं तो नारकंडा में आइस स्केटिंग रिंक भी बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ढली से नारकंडा सड़क को 4 लेन राजमार्ग में बदलने की योजना पर भी काम हो रहा है। उम्मीद है कि सड़क बनाने में इतनी देरी नहीं होगी कि आपके पोते पोतियां उस पर सफर करें। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लें या रोपवे बेल्ट, जो भी आपको पसंद हो, और हिमाचल प्रदेश के इन रोमांचक बदलावों के लिए तैयार हो जाएं। समाचार नंबर 2। जंगल में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव। सदर पुलिस थाना के अंतर्गत जंगल में एक साथ युवक युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह सनसनीखेज मामला नाहन के समीप जंगल में पेश आया है। अब पहले तो यह सोचिए, जंगल की सैर करने गए और वहां आपको इस तरह की चौंकाने वाली चीज दिख जाए। ऐसा लगेगा कि आप किसी हॉरर फिल्म के सेट पर पहुंच गए हैं। हाँ, जंगल में रोमांच की तलाश में जाने वालों के लिए ये एक नया ट्रेंड बन सकता है। यह मामला पुलिस को बीती रात मिला था, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। रविवार सुबह शवों को फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
जिला के एएसपी योगेश रोल्टा भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। फिलहाल मृतक युवक और युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सैंज की सैर पंचायत में रामाधौन मार्ग पर तानों के निकट युवक और युवती के शव शीशम के पेड़ से फंदे पर लटके हुए मिले हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं है। अब यह जानना दिलचस्प होगा कि इतनी वीरान जगह पर इन लोगों का क्या प्लान था। गर्मी की वजह से शव क्षतविक्षत अवस्था में पहुंच चुके हैं। दुर्गंध की वजह से घटनास्थल पर खड़ा हो पाना तक कठिन था। शायद यही कारण है कि आमतौर पर लोग जंगल में पिकनिक मनाने की बजाय मॉल में घूमना पसंद करते हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है, लेकिन अन्य संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि यह कोई जंगल का सीक्रेट सोसाइटी का काम हो, जो अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक और युवती कच्चे मार्ग से होते हुए पाइपलाइन के पास एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाता। अब यह सोचने वाली बात है कि इतनी वीरान जगह पर कैसे पहुँचे। क्या उन्हें गूगल मैप्स ने गुमराह कर दिया या फिर ये किसी खुफिया मिशन का हिस्सा था। शनिवार शाम एक व्यक्ति ने शीशम के पेड़ से लटके एक शव को देखा। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने पाया कि एक और शव भी पेड़ से लटका हुआ है। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब यह दृश्य देखकर तो गांव के लोगों को भी घोस्टबस्टर्स बुलाने का मन कर गया होगा। एएसपी योगेश रोल्टा ने कहा कि फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मृतकों की पहचान के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा के थानों को भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही मौके पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो यह थी जंगल की सैर की एक डरावनी कहानी। अगली बार जब आप जंगल की सैर पर जाएं, तो जरा सतर्क रहें। कौन जानता है वहाँ किसे आपसे मिलने का इंतजार हो। समाचार नंबर 3। सड़क दुर्घटना, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत, एक युवक घायल। जिला सिरमौर के ग्राम पंचायत चोकर के गांव बांदल के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ है। मृतक की पहचान हंसराज 44 पुत्र भगतराम के तौर पर हुई है, जबकि घायल की पहचान अंकुश 24 निवासी चाढ़ना के तौर पर हुई है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह तो मानना पड़ेगा, सिरमौर की सड़कों पर ड्राइविंग करना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। और यह दुर्घटना तो जैसे रोलर कोस्टर का फ्री फॉल सेक्शन हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार हादसा रविवार सुबह 10 बजे के करीब पेश आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रविवार सुबह सैर सपाटे का समय होता है, लेकिन यहाँ तो सैर सीधे खाई में जाकर समाप्त हो गई। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखिए, पुलिस भी सोच रही होगी, वाह भई वाह, रविवार का दिन और हमें ऐसे रोमांचक केस मिलने लगे। एक बात तो साफ है, सिरमौर की सड़कों पर ड्राइविंग करते समय फास्ट एंड फ्यूरियस के नहीं, बल्कि स्लो एंड सेफ के मूड में रहना चाहिए, वरना ऐसी ही रोमांचक खबरों में नाम आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आप सिरमौर की सड़कों पर निकलें, तो कार को स्पीड रेसर की तरह नहीं, बल्कि ओल्ड लेडी की तरह चलाएं। और याद रखें, रोलर कोस्टर सिर्फ मेला में अच्छे लगते हैं, सड़कों पर नहीं। समाचार नंबर 4। हिमाचल वेदर, आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी। नेरी में पारा 46.7 डिग्री। प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हमीरपुर के नेरी में तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और अब यहां गर्मी नहीं, बल्कि आसमान से आग बरस रही है। प्रदेशवासियों को 18 से 21 जून तक कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग शिमला का कहना है कि हल्की बारिश होने की उम्मीद है। अभी मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए 7 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। लगता है कि ये जिले अब हीटवेव टूरिस्ट स्पॉट बनने की राह पर हैं। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, और अगर सावधानी नहीं बरती तो क्या? फिर तो आप खुद को बारबेक्यू,
होने से नहीं बचा पाएंगे। अभी तक हमीरपुर के नेरी का तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और इससे पहले इसी साल 29 मई को नेरी का सर्वाधिक तापमान 46.3 डिग्री दर्ज किया गया था। नेरी के साथ 8 शहरों का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है। शिमला में 10 साल बाद तापमान 31 डिग्री हुआ है। साल 2014 में अधिकतम 31.4 डिग्री पारा था। शनिवार को शिमला का तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस था। शिमला वाले सोच रहे होंगे, अरे वाह, यह तो गोवा बनने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो 18 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 19 व 20 जून को प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश हो सकती है। 18 जून के बाद भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं, मगर अगले 72 घंटों के दौरान गर्मी में इजाफा होगा। तो दोस्तों, एयर कंडीशन का स्टॉक तैयार रखें और सनस्क्रीन की डिब्बी को संभाल कर रखें। कहाँ, कितना अधिकतम तापमान? शिमला 30.1, सुंदरनगर 40.4, भुंतर 38, कल्पा 26.1, धर्मशाला 36.1, ऊना 42.8, नाहन 38.6, केलांग 22.2, सोलन 36, मनाली 30.5, कांगड़ा 40, बिलासपुर 42.2, हमीरपुर 41.8, चंबा 40.8, ढलहौजी 28.7, जुब्बलहट्टी 33.9, कुफरी 24.9, नारकंडा 26.2, रिकांगपिओ 32.5, धौलाकुआं 42.8, कसौली 34.8। तो दोस्तों, अब गर्मी में भी हिमाचल के लोगों को गर्म चाय पीने की आदत बदलनी पड़ेगी, वरना चाय नहीं बल्कि खुद चाय की तरह उबल जाएंगे। समाचार नंबर 5। इस बार मार्केट में कम पहुंचेंगे सेब, पड़ रही सूखे की मार, चिंता में बागबान। प्रदेश में सेब की फसल पर सूखे की मार पड़ रही है। ऐसे में सेब में फूल आने और फूल से फल बनने की प्रक्रिया के दौरान 3.15 करोड़ सेब पेटी के उत्पादन का अनुमान था। अप्रैल और मई में सूखे और सामान्य से कम वर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब सेब उत्पादन 2.40 करोड़ पेटी से कम होने का अनुमान है। बता दें कि एक पेटी में 20 किलोग्राम सेब होता है। मौसम की बेरुखी से लगातार दूसरे वर्ष उत्पादन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में करीब 1.90 करोड़ पेटी का उत्पादन हुआ था, जबकि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 52,000 टन सी ग्रेड सेब की खरीद की गई। प्रदेश में गत वर्ष सेब सीजन से पहले कम वर्षा और गर्मी के बाद वर्षा का क्रम जारी रहने से सेटिंग नहीं हो सकी। ऐसे में उत्पादन प्रभावित हुआ। इस बार हिमपात कम हुआ, लेकिन अब लगातार सूखा सेब की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सूखे से बहुत अधिक ड्रॉपिंग है। प्रदेश में लगातार सेब के उत्पादन में गिरावट आ रही है। कम वर्षा की फरवरी में भरपाई, अप्रैल व मई में फिर सूखा, जनवरी में सामान्य से 86% कम वर्षा हुई। इसका सेब के चिलिंग आवर्स पर असर हुआ। समाचार नंबर 6। मैदानी राज्यों में गर्मी का सितम, पर्यटकों से गुलजार हुआ हिमाचल। तपती गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में शिमला, मनाली, धर्मशाला, चायल, नारकंडा और कुफरी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सभी ने अपने अपने एयर कंडीशन को अलविदा कहकर पहाड़ों का रुख कर लिया हो। शिमला की सड़कों पर ट्रैफिक का हाल देखकर ऐसा लग रहा है मानो समर फेस्टिवल नहीं बल्कि कार फेस्टिवल चल रहा हो। एक सप्ताह के भीतर शिमला में 2.5 लाख वाहन आए हैं। ऐसा लगता है कि हर घर से एक कार नहीं बल्कि एक कारों का काफिला शिमला की ओर रवाना हुआ है। शिमला के होटल भी पर्यटकों से पैक हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे होटल खाली शब्द शिमला के डिक्शनरी से गायब हो गया हो। माल रोड पर पर्यटकों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ चाय समोसे की दुकान नहीं बल्कि मेला देखने आए हों। पहाड़ों की रानी शिमला और अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है।
शिमला शहर में समर फेस्टिवल शुरू हो चुका है और अब इसे देखने के लिए बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि मैदानों की गर्मी के तीखे तेवरों से राहत के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पिछले साल मानसून की बरसात की वजह से पर्यटन सीजन खराब हो गया था, पर इस बार पर्यटकों की बढ़ती तादाद देखकर ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में पर्यटन का नया रिकॉर्ड बनेगा। हालांकि शिमला सहित अन्य पर्यटन क्षेत्रों में लंबा जाम लग रहा है, जो पर्यटन कारोबार को प्रभावित कर रहा है। शिमला पुलिस ने बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान शुरू कर दिया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस ने सोचा, अगर पर्यटक शिमला में आकर जाम में फंसे रहेंगे तो हमारे पास करने के लिए क्या बचेगा। शिमला में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ रही है। पिछले सप्ताह में शिमला में बाहरी राज्यों से करीब 2.5 लाख वाहन आए हैं। HPTDC के MD डा राजीव कुमार द्वारा कई जगह होटल्स का निरीक्षण भी किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहां कम खर्च करने पर पर्यटकों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिसे लेकर ध्यान दिया गया है ताकि पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के हमीरपुर और पालमपुर में होटल का नवीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए बजट का प्रावधान भी कर लिया गया है। तो दोस्तों, गर्मी से बचने के लिए अगर आप भी हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी करें, वरना आपको वहां न होटल मिलेगा न पार्किंग। बस उम्मीद करें कि आपके साथ का हर कोई समर फेस्टिवल की चहल पहल का हिस्सा बनकर वापस नहीं आए। समाचार नंबर 7। पंजाब की गाड़ी पर लाल बत्ती, बोला मेरा भाई DSP। उच्चतम न्यायालय ने VIP कल्चर खत्म करने के लिए गाड़ियों से बत्ती हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब भी कुछ लोगों का VIP कल्चर से मोह नहीं छूटा है। ऐसा ही एक मामला गगरेट में देखने को मिला है। यहाँ अपने निजी वाहन पर बत्ती लगाकर जा रहे पंजाब के एक व्यक्ति को रोकने पर पहले तो उसने खुद को पंजाब पुलिस में DSP बताकर यातायात पुलिस कर्मियों पर रौब झाड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने ID कार्ड दिखाने को कहा तो उसने तुरंत पलटी मारकर अपने भाई को पंजाब पुलिस में DSP बता दिया। हद तो तब हो गई जब उसने कहा, भाई DSP, बहन SP और मैं MP। पुलिस कर्मियों ने कानून को सर्वोपरि रखते हुए न सिर्फ उसके वाहन से बत्ती हटवाई बल्कि उस वाहन का चालान भी किया। शनिवार को गगरेट मुबारकपुर सड़क मार्ग पर यातायात पुलिस के प्रभारी मुख्य आरक्षी परमजीत सिंह की अगुवाई में मुख्य आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी रोबिन शर्मा और कुशल कुमार ने नाका लगाया हुआ था। इसी बीच मुबारकपुर की ओर से एक निजी वाहन बत्ती लगाए हुए आता हुआ दिखाई दिया। यातायात पुलिस के जवानों ने जब वाहन रोककर कागज दिखाने को कहा तो वाहन में सवार एक व्यक्ति बाहर आया और खुद को पंजाब पुलिस में DSP बताकर उन पर रौब झाड़ने लगा। मुख्य आरक्षी परमजीत सिंह ने उसे अपना ID कार्ड दिखाने को कहा, जिस पर उसने तुरंत कहा, अरे मैं नहीं बल्कि मेरा भाई DSP है, मैं तो बस भाई की गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ। शायद उसने सोचा कि पुलिस भाई का नाम सुनकर रुक जाएगी, लेकिन यहाँ तो बत्ती गुल हो गई। 4 पर शिकंजा। नशे में वाहन चलाने से बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर यातायात पुलिस गगरेट खासी गंभीर है। यातायात पुलिस गगरेट ने शराब के नशे में वाहन चलाने पर 4 वाहन चालकों के चालान किए हैं। गत रात्रि यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी परमजीत सिंह ने ट्रैफिक चेकिंग के दौरान शराब पीकर चलने वाले 2 मोटरसाइकिल चालकों और 2 कार चालकों के चालान काटे। DSP डा वसुधा सूद ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, अरे भाई हो या बत्ती, कानून सबके लिए समान है और यह तो केवल शुरुआत है। हमारी नजरें अब हर भाई पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कोई कहे कि मेरा भाई DSP है तो उसे बताइए कि यहाँ बत्ती लगाने से पहले अपना ID कार्ड संभालना न भूलें। समाचार नंबर 8। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी भूमि कब्जाने वालों को दिए किस्म बताने के आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने से जुड़ी नीति की वैधता पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकारी भूमि पर बगीचे और भवन निर्माण करने वाले याचिकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर कब्जाई गई भूमि की किस्म बताने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ ने अवैध कब्जाधारियों को शपथ पत्र दायर कर यह जानकारी देने के आदेश जारी किए। कोर्ट के आदेशानुसार याचिकर्ताओं को बताना होगा कि उनके द्वारा कब्जाई सरकारी भूमि क्या वन भूमि है या शामलात अथवा अन्य किस्म की है। प्रार्थी कृष्ण चंद साटा ने वर्ष 2014 में
मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर बताया था कि लोगों ने जंगलों को काटकर घर, खेत व बगीचे बना लिए हैं और वन विभाग की मिलीभगत से इन्हें बिजली पानी के कनेक्शन भी मुहैया करवा दिए गए हैं। कोर्ट ने पत्र पर संज्ञान लिया और वन विभाग को समय समय पर जारी आदेशानुसार अवैध बगीचों को काटकर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने के आदेश दिए। वन विभाग ने कोर्ट के आदेशानुसार वन भूमि से सेब के पेड़ों को काटने का अभियान छेड़ा, परंतु कुछ कब्जाधारियों ने विभिन्न अदालतों में मामले दायर कर इस मुहिम को लंबा लटकाने की कोशिश की। इसके पश्चात हाई कोर्ट ने ऐसे मामले देख रहे न्यायालयों को तय समय सीमा के भीतर वन भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़े मामलों को निपटाने के आदेश दिए। कई बार कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिए कि वह तय सीमा के भीतर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाए। जब बड़े पैमाने पर वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले सामने आए और सरकार के इस अभियान के खिलाफ लोग लामबंद होने लगे, तब सरकार ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर 5 बीघा तक की वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए एक पॉलिसी के प्रकाशन की इजाजत मांगी थी। पॉलिसी बनने के बाद इसकी वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सैकड़ों याचिकाकर्ताओं ने भी विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा उन्हें सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेशों को चुनौती दी है। इन सभी मामलों को एक साथ सुनने से पहले हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों की सहमति से निर्णय लिया कि कोर्ट पहले सरकार की वर्ष 2002 में जारी उस नीति से जुड़े मामले को सुनेगी, जिसमें सरकार ने अवैध कब्जों को नियमित करने की एक मुश्त योजना लाई थी। गौरतलब है कि इन मामलों में हाई कोर्ट ने सरकारी भूमि पर 5 बीघा तक अवैध कब्जे को नियमित करने वाली राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर कहा था कि प्रार्थियों ने अगर इस नीति के मुताबिक अवैध कब्जों को नियमित करने बाबत आवेदन दाखिल नहीं किया है तो वह तय समय के भीतर उपयुक्त अथॉरिटी के समक्ष आवेदन दाखिल करें। प्रार्थियों का कहना है कि वे हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1954 और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के मुताबिक वे 5-5 बीघा कब्जाई गई वन भूमि को नियमित करवाने का हक रखते हैं। राज्य सरकार ने अवैध कब्जों को नियमित करने के विषय में नीति बनाई है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो सरकार 5 बीघा तक उस कब्जे को नियमित करने के लिए विचार कर सकती है, लेकिन उसकी अपनी जमीन व अवैध कब्जे में ली गई जमीन 10 बीघा से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने अवैध कब्जाधारियों को 5 बीघा से अधिक की कब्जाई गई भूमि को स्वतः छोड़े के आदेश भी दिए थे। कोर्ट ने उन्हें यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि यदि सरकार की 5 बीघा तक कब्जाई भूमि को नियमित करने संबंधी नीति को कोर्ट द्वारा गैरकानूनी ठहराया गया तो वे सारी की सारी कब्जाई गई भूमि बिना शर्त छोड़ देंगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।